नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को लोन फ्रॉड मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के को फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया था। कोचर दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चौहान की बेंच ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 14A के उल्लंघन में की गई है। इस सेक्शन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले एक नोटिस भेजना चाहिए। हाईकोर्ट ने 1 लाख की जमानत राशि पर दोनों को रिहा करने का आदेश दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ सब्रे आलम एडवोकेट हाई कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब्रे आलम जी, चंदा कोचर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है वीडियोकॉन को लोन देने के मामले में जो मामला चल रहा है उसको लेकर। जी हाँ, चंदा कोचर को उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है जी। और हाई कोर्ट ने चंदा कोचर दीपक कोचर को 1-1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का आदेश दे दिया है। जी सब्रे आलम, जमानत याचिका पर हाँ जी बोलिए। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा दोनों की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक नहीं है। जी सब्रे आलम जी, कोर्ट ने 14A का जिक्र किया है। उसने कहा है कि 14A के तहत गिरफ्तारी जो हुई है उसमें नोटिस देना जरूरी है। तो थोड़ा 14A के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। 14A क्या है, उसमें जो है विदाउट नोटिस के किसी आदमी को, किसी भी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं कर सकता। और उन्होंने 41 के नोटिस दिए बिना या किसी को अरेस्ट किया उन्होंने। जी सब्रे आलम जी, चंदा कोचर के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि जब चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं थी या फिर कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। जो लेडीज महिला को किसी जेल के द्वारा अरेस्ट करना भी ये तो इलीगल है। और उन्होंने, हालांकि ठीक है, वो बात तो सही है, उनको चंदा कोचर को किसी ने अरेस्ट नहीं किया था जी, और किसी ने मतलब टच नहीं किया था, ये तो बात सही है। लेकिन फिर भी उनको कुछ न कुछ तो लेडीज जो है रखना ही चाहिए था। लेडीज पुलिस को वहाँ सीबीआई की तरफ से कुछ न कुछ तो रखना ही चाहिए था। जी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। तो क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बदला जा सकता है? अब वो तो जज के ऊपर है डिपेंड। जज हैज बीन चेंज, तो जज तो सर्वे सर्वा होता है ना जी। जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पावर है, वो हाई कोर्ट के आदेश को रद्द भी कर सकती है, उसको पार्टली अलाउ भी कर सकती है। समझ रहे हैं? सब्रे आलम जी, 2019 में चंदा कोचर के खिलाफ जो है एक समिति गठित की गई थी, उसमें जांच की बात कही गई थी और उस रिपोर्ट में समिति ने पाया था कि जिस आचार संहिता का पालन करना चाहिए लोन देते समय उसका पालन नहीं किया गया था। तो अगर चंदा कोचर इस मामले में दोषी करार होती हैं तो उन्हें क्या सजा कोर्ट की तरफ से मिलेगी? अप्रूव किया था विदाउट सैंक्शन किए, विदाउट परमिशन लिए, हर सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन देखते हुए अलाउ किया था। जी यस।
अगर सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है तो क्या फिर ये जो सीबीआई जांच जो है, गिरफ्तारी जो हुई है, इसको लेकर कुछ आगे की प्रक्रिया बढ़ सकती है या चंदा कोचर इस मामले में कुछ कर सकती है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो अपन आदमी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो जितने भी उसमें देखा जाए तो टर्म एंड कंडीशन देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जितने भी वो सारी चीजें इनसे अप्रूव हुआ है और एक्सेप्ट करने के बाद ही हाई कोर्ट के मोहिते डेरे ने कोर्ट नंबर 6 में वो जो है जजमेंट अलाउ किया है और जो पास आउट किया है। जी सबरे आलम जी, चंदा कोचर पर आरोप है कि जब वो 2022 में सीईओ के पद पर थी आईसीआईसीआई बैंक के, उस दौरान उन्होंने वीडियोकॉन को लोन दिया। 2022 में नहीं, ये मामला जो है 2018, 2008, 2016 के बीच हुई थी। हाँ जी, 2012 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सबरे आलम जी, 2012 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था इस वजह से। हाँ, उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया गया था। चंदा कोचर के परिस्थिति से पूछताछ की उसी महीने बैंक ने चंदा कोचर का बचाव किया और कहा किया उन्होंने बैंक को पूरा विश्वास है। हेलो सबरे आलम जी, आप जरा ये बताइए कि अगर कोई अधिकारी जो है बैंक का हो और किसी व्यक्तिगत मतलब उसके संबंध जो है किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और वो ऐसे बैंक को लोन देता है, तो क्या कुछ आचार संहिता का उल्लंघन होता है और किस तरीके की कार्रवाई जो है उसके खिलाफ हो सकती है? अगर इसमें तो लोन वगैरह तो सब जितने भी बैंक के मैनेजर होते हैं, सब जो है जितने भी सीईओ होते हैं, सबने बैंक को लोन देता है, अलाउ करता है। और उन्होंने जो चंदा कोचर का जितने भी टर्म एंड कंडीशन था, सब उन्होंने कंडीशन को फॉलो करके उनका लोन अप्रूव किया था। सबरे आलम जी, जिस तरीके से मतलब इनकी गिरफ्तारी हुई है और हाई कोर्ट ने ये कहा कि कानूनों का पालन नहीं किया गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इस फैसले को पलट दिया जाता है अगर, तो इस एक तरीके से ये गिरफ्तारियां तो पहले भी हुई हैं कई मामलों में, तो जो हाई कोर्ट का आदेश जो है, पहले भी चंदा कोचर की भी गिरफ्तारी हुई थी जी, दीपक कोचर की भी ईडी के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी जी, लेकिन उसमें उनको ज्यादा दिन नहीं, विदिन 3 मंथ, विदिन 4 मंथ के बीच उनको जो है बेल ग्रांट हुआ था। उसके बाद टर्म एंड 5 लाख के जो बेल ग्रांट हुआ था ईडी में, और इसमें तो 1 लाख में ईडी में उनको ग्रांट में मिली जी। सबरे आलम जी, अगर चंदा कोचर जो जिस मामले में उनसे पूछताछ हो रही है वीडियोकॉन को लोन देने के मामले में, अगर मामला आगे बढ़ता है, कार्रवाई होती है और उन पर दोष सिद्ध होता है, तो कितने साल की सजा जो है वो उन्हें हो सकती है? अभी वो सीबीआई का मामला है, बहुत ज्यादा हो सकती है, या तो फिर 10 ईयर्स जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबरे आलम जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कानूनी दांवपेच जो हैं वो किस तरीके से चंदा कोचर को रिहाई हाईकोर्ट की तरफ से मिली है कानूनी दांवपेच के जरिए, और 14A के बारे में बताने के लिए हमारे दर्शकों को, तो चंदा कोचर जो है आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रही हैं और उस दौरान उन्हें वीडियोकॉन को लोन देने की बात कही गई है और उसी दौरान उनके पति को भी, उनकी पति की कंपनी में भी निवेश की बात सामने आई, जिसको लेकर पति पत्नी दोनों सवालों के घेरे में हैं और पिछले कई सालों से सीबीआई जो है इस मामले में जांच कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यूपी पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल सपा मीडिया सेल के एडमिन की गिरफ्तारी के विरोध में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सपा नेताओं पर आरोप है कि बिना इजाजत धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं सपा एडमिन की गिरफ्तारी के विरोध में सपा के मुखिया अखिलेश यादव खुद डीजीपी मुख्यालय पहुंचे थे। कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उसमें मेंशन किए गए हैं, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें भी इसी प्रकार से प्रॉपर तफ्तीश की जाएगी, विवेचना करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि महिलाओं के प्रति जहां पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें सभी प्रकरणों में कार्रवाई की जाएगी और
ठोस पुख्ता कार्रवाई सभी प्रकरणों में की जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मामले में मनीष जगन की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 नामजद अभियुक्त और हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सर कुछ? जैसा मैंने आपसे कहा कि विवेचना करने के बाद, सबूत इकट्ठा करने के बाद, एविडेंस इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई की जाती है। सभी के कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उसमें मेंशन किए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के हेड मनीष पर गिरफ्तारी उनकी हुई है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था उनमें से 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर घेराव की ये तस्वीरें हैं। पुलिस की तरफ से समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशाद, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मनीष को लेकर घमासान मचा हुआ है। अभद्र टिप्पणी के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि मनीष अग्रवाल जो ट्विटर प्रभारी थे, उन्हें जो है हजरतगंज थाने के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद जो है जी उन्हें जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से ट्विटर पे टिप्पणी करते हुए जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जी। तो इसके द्वारा जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। तो इसको देखते हुए अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो डीजीपी ऑफिस गए थे बातचीत करने के लिए, मगर वहां पे पहुंचने के बाद पूरी तरीके से जब डीजीपी ऑफिस को खाली पाया गया तो वहां से भी एक ट्वीट होता है कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं मौजूद है। तो इसको भी देखा जा रहा है और इनके साथ में कई आला अधिकारी भी वहां पे थे जी। आला अधिकारी और कई जो है वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे जो अंदर हेड ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने जो है तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस ने उनको जब खदेड़ा, वहां से भगाने की कोशिश करी तो वहां से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन के लिए जो है वहां पे बैठ गए। जी शमशाद, मनीष ने जिस बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर टिप्पणी की थी उनका भी बयान सामने आया है, ऋतु अग्रवाल का। ऋतु अग्रवाल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो भी कहता है कि वो समाजवादी है, वो सबसे बड़ा जो है वो बदमाश है, गुंडा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। तो इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से ट्विटर पे टिप्पणी हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और भाजपा पार्टी की तरफ से, तो कई जो है पुलिस भारी कदम उठा रही है। गलत टिप्पणी पे लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो रहा है और ये भी सूत्रों से पता चल रहा है कि भाजपा पार्टी के जो जिन्होंने टिप्पणी किया था तो कोई कार्यकर्ता के ऊपर, उनके ऊपर भी आज जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर सूत्रों से ये पता चल रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से नाराज दिख रही है और जो ट्विटर की लड़ाई है वो जमीनी लड़ाई हो गई है। लोग जमीन पे आके जो है गर्मी दिखा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, तो काफी ज्यादा इन दोनों पार्टियों में लड़ाई देखने को मिल रही है सड़कों पर। शमशाद, सपा मुखिया जो है वो थाने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जब उन्हें पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे सपा मुखिया अखिलेश यादव, उस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें भरोसा नहीं है पुलिस पर, वो चाय ऑफर की गई थी। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल, जब
डीजीपी ऑफिस पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव जी, तो वहां पे जो है उन्होंने पुलिस के द्वारा जो चाय पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया गया कि चाय जो है हम नहीं पियेंगे, क्योंकि सरकार पे और सरकार की पुलिस पे उनको भरोसा नहीं है। शायद चाय में जहर बना मिला के दे दे तो वो अपनी खुद की चाय पियेंगे, ये भी वहां कहा गया था। साफ तौर से वीडियो में ये चीजें सुनाई दे रही थी। जी शमशाद, कितने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर हुआ है? हालांकि मनीष समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं पे कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं या फिर किसी भी पार्टी या दल के ऊपर और उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है? कई नेता हैं जिनके गलत टिप्पणी में जो है ट्वीट किया गया है तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं भाजपा पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर भी हुआ है। तो कई नेता हैं, अभी तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि और कई लोग हैं जो गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि ट्वीट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में क्या बहुत हर जगह देखी जाती है। तो ट्वीट की जो खबरें होती हैं उनको जो है अधिकारी जो है पूरी संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई करते हैं। तो ये सब चीजें जो जिस तरीके से ट्वीट के द्वारा जो की जाती हैं, एक दूसरे से गलत तरीके के शमशाद, समाजवादी पार्टी की इस गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है मनीष अग्रवाल की, तो वो जेल चले गए थे और वहां पे जो है अखिलेश यादव भी जेल गए थे उनसे मिलने के लिए। हालांकि मिलके फिर वो वापस आ गए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के ऊपर जबरदस्ती मुकदमे पुलिस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत के द्वारा जो है पुलिस के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। उनके जितने भी आला अधिकारी हैं, जो उनके जितने भी विधायक हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमे जो है वो लिखवा रही है। शमशाद, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर गिरफ्तारी हुई है मनीष की, तो इसमें बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है? जी, बीजेपी नेता तो साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इल्जाम लगा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है जी। क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस जो है पूरी छानबीन करने के बाद जिस तरीके से मनीष अग्रवाल के ऊपर कई मुकदमे और भी दिखा रही है, पुलिस की इनके ऊपर कई मुकदमे और भी थे, तो भाजपा नेता की तरफ से जो नेता जो बयान दे रहे हैं वो साफ तौर से यही दे रहे हैं कि ये भाजपा को समाजवादी पार्टी जो है घेरने का काम कर रही है, उसे बदनाम करने का काम कर रही है। क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, अभी तो हालांकि टाल दिया गया है, मगर चुनाव को देखते हुए भी ये सब साजिश समाजवादी पार्टी कर रही है, ये भाजपा नेता का कहना है। शमशाद, निकाय चुनाव की बात की है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि निकाय चुनाव जो है वो नजदीक है, इसकी वजह से ऐसी कार्रवाई जो है सरकार राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है। तो इसका निकाय चुनाव को लेकर क्या असर पड़ने वाला है इस पर? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से आरक्षण को लेके अभी डेट बढ़ा दी गई है हाईकोर्ट के आदेश से, तो कहीं ना कहीं इसमें जो डेट बढ़ी है तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि जो भी कार्यकर्ता हमारे जिस क्षेत्र से मजबूत हैं उनको जो है दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जी। तो इससे जो है समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार इस समय भाजपा पार्टी की है, तो भाजपा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है निकाय चुनाव को लेके जी। शमशाद, निकाय चुनाव की बात हो रही है तो बीजेपी का क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो ओबीसी को लेकर, वो अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है और वो उनके अधिकारों की बात करेगा। चुनाव जो होंगे वो ओबीसी कोटे के अनुरूप, जहां पे भी ओबीसी कोटा मिलना चाहिए उन्हें मिलेगा। तो इसमें निकाय चुनाव कहां से बीच में आ रहा है? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो कानूनी है। ट्विटर पे अभद्र टिप्पणी की गई और फिर उनकी शिकायत के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये एक तरीके से कानूनी दांवपेच है। इसमें राजनीति की भूमिका कहां से बन रही है? जी, टिप्पणी के द्वारा जो है, अब आपको बता दें कि टिप्पणी के द्वारा जो जिस तरीके से सोशल मीडिया और ट्विटर पे बहस चल रही है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, अब वो लड़ाई जमीनी लड़ाई हो गई है। दो पार्टी के पक्ष में ये लड़ाई हो गई है, समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी। जो उनके कार्यकर्ता जो मीडिया सेल देखते हैं उनके द्वारा किस तरीके की टिप्पणी हुई है। और निकाय चुनाव की बात करें
तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से भाजपा पार्टी कह रही है कि हम पूरी तरीके से जैसा जो है अदालत का फैसला होगा उसी तरीके से जो है चुनाव होगा और उसी तरीके से जो है क्षेत्र में चुनाव होगा जी। मगर जो दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी है वो कहीं ना कहीं से जो है सरकार के ऊपर जो है इल्जाम लगा रही है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं गलत कर रही है। शमशाद, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, वो कहां तक जाएगी? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से ये घमासान चल रहा है, दो पार्टी में काफी गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं काफी दूर तक जाएगी। जब तक चुनाव हो नहीं जाता है, जब तक कोई भी फैसला किया नहीं जाएगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी क्या कर सकती है, किस तरीके का इल्जाम लगाती है, अभी तो कम है, अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। जब चुनाव नजदीक आएंगे, कई मुद्दे उठेंगे, कई उनके ऊपर मुकदमे होंगे, कई लोग उसमें निकलेंगे गलत तरीके से, कहाँ पे गलत काम हो रहा है तो इसकी भी शिकायत लोग करेंगे। ये सब चीजें जो हैं क्षेत्र बाई, जब चुनाव नजदीक आएगा, लोग नेता अधिकारी जब लोगों के बीच में जाएंगे तो उनकी समस्या से लेके और हर चीजों की प्रॉब्लम जो है वो पता चलेगी। शमशाद, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से रह रह के प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले ओबीसी मुद्दे को लेकर, आरक्षण को लेकर जो कोर्ट में मामला था, लगातार सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि ओबीसी का हक मानना चाहती है, और अब ये गिरफ्तारी हुई अभद्र टिप्पणी के मामले में मनीष की। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है हर मुद्दे को लेकर, क्या ये पॉलिटिकली स्टंट नहीं नजर आता? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कोई भी समस्या अगर क्षेत्र में या देश शहर में आती है तो समाजवादी जो पार्टी है वो धरने प्रदर्शन पे उतर आती है, चाहे वो जनता का मैटर हो, चाहे कोई भी एक कोई बड़ी घटना हो जाए उसको लेके वो धरना प्रदर्शन आ जाए। महंगाई को लेके तो वैसे ही ओबीसी जिस तरीके से थी, जो निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है उसको देखते हुए भी धरना प्रदर्शन पे उतरी थी। हालांकि सरकार की तरफ से ओबीसी को लेके पत्र भी दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में लिखित भी दी गई थी कि इस पे जांच करें और सारी चीजें जो हैं जिस तरीके से होती है उस तरीके से चुनाव हो, कोई बाधा ना हो उसमें। तो सरकार भी यही चाहती है, मगर समाजवादी पार्टी जो शमशाद, जिस तरीके से लगातार जो नेता हैं वो बयानबाजी करते हैं और उनकी बयानबाजियों की वजह से उनके ऊपर मुकदमे होते हैं और यहाँ तक कि उनकी सत्ता भी चली जाती है। कई ऐसे बयान जो सामने आए जिन्हें बाद में कोर्ट में जाकर फटकार लगी है। तो ऐसे फटकारों से, ऐसे मामलों से जो नेता है वो सीख क्यों नहीं लेते हैं? क्या जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि उन्हें जो कवरेज है मिल सके, उन्हें लोग जान सके? जी बिल्कुल, बता दें कि आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं नेता, जिनको कोई जानता ना हो, जिनको कोई पहचानता ना हो, अपने आप को पहचान दिलाने के लिए गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हैं। उसके बाद में जब वो उन बातों को लेकर जब गर्मी हो जाती है, आपस में बहस हो जाती है, तो गलत लफ्ज भी यूज किया जाता है, गलत तरीके से टिप्पणी होती है, जिससे वो लोगों की नजर में आते हैं, अधिकारी की नजर में आते हैं, क्योंकि जो अधिकारी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है वो इन सब चीजों से ध्यान देने लगेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उतना नाम होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से अपने आप को फेमस करने के लिए भी जो नेता हैं वो भी गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, लोगों को गलत तरीके से बोलते हैं। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यही कहते हैं कि भाजपा पार्टी की तरफ से जो नेता हैं वो गलत तरीके से उनको उस्याते हैं, उनको जो है गलत बयान देने के लिए जो है काफी उनको जो है गलत तरीके से यूज करते हैं, जिस तरीके से गलत बयान दिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। जी शमशाद, मनीष पर ऋतु अग्रवाल जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं आईटी सेल की, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जाती है, ऐसे में महिलाओं को उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कैसे सुरक्षित माहौल दे पाएगी? चाहे बात बीजेपी की हो या सपा की। जो समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछती है, घेरती है, अगर उसी की पार्टी के
जो प्रतिनिधि हैं, जो एक पद पर बैठे हैं, महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करेंगे, ऐसे में उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करने का अधिकार कैसे रखते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है, वो भी महिला है, महिला के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। मगर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से यही दावे करती है कि महिला को सुरक्षा मिलेगी, हमारी सरकार थी, महिला को सुरक्षा मिली, लोगों की भलाई हुई, हर चीज हुई। मगर जब उनके ही नेता इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो वो कैसे दावा कर सकते हैं कि वो महिला की सुरक्षा करेंगे? ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने की बात है। सरकार बिल्कुल ध्यान दे इस चीजों को। जिस तरीके से नेता अपनी बातों को लेके महिला को बीच में ले आते हैं तो वो कहीं ना कहीं महिला को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शमशाद, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव की वजह से जो सरकार बौखलाई हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है, तो निकाय चुनाव में तो कोई पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती नहीं है, तो फिर ये किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि निकाय चुनाव की वजह से जो है सरकार ऐसा कर रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव में जिस तरीके से दावे कर रही है इसकी समाजवादी पार्टी के कई जो सभासद हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में बनेंगे, हर क्षेत्र से जीतेगी समाजवादी पार्टी, उसको देखते हुए उनको साफ तौर से यही इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा पार्टी इस चीजों से डर रही है, तो इसलिए वो उनके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जो है उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है, उन्हें झूठे केस में फंसा रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। ये साफ तौर से इल्जाम जो है समाजवादी पार्टी भाजपा पार्टी के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। कई जगह जो है इसको लेके विरोध भी किया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरीके से मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन हो गया अचानक, और 144 में कई धारों में कई जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कई लोगों के ऊपर भी मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब इसको भी देखा जाएगा। तो ये चीजें जो हैं, धरना प्रदर्शन देना, तोड़ना कोई चीजें, अब वहां पे कई चीजें तोड़ी गई, गेट तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, तो ये सब हुल्लड़बाजी करते हुए वहां पे नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी है जो ज्यादातर धरना प्रदर्शन कर रही है। हालांकि और भी कई पार्टी हैं जो अभी तक ऐसा कुछ धरना प्रदर्शन नहीं करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर दिख रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार घमासान मचा हुआ है। मनीष की गिरफ्तारी को लेकर जो समाजवादी पार्टी की आईटी सेल के प्रभारी हैं, हालांकि मनीष पर यह आरोप है कि उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पर, जो कि बीजेपी की आईटी सेल से जुड़ी हुई हैं, अभद्र टिप्पणी की गई थी और इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मनीष की गिरफ्तारी की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई है, वो कहां जाकर थमती है। वहीं पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी अपना कहर बरपा रही है। कई राज्यों में सुबह और रात के समय लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी हालात खराब हैं। सुबह और शाम के वक्त कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना होने के बराबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ सुबह घना कोहरा छाया रहा। नोएडा में भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सफदरजंग में सुबह पारा 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में दिन का तापमान भी 15 से 17 डिग्री के बीच का रहा। वहीं राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और रायबरेली से ठंड के हालात बताने के लिए हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम शंकर शुक्ला, क्या हालात हैं इस समय रायबरेली के ठंड की वजह से? बिल्कुल, अगर ठंड की बात करी जाए तो ठंड जो है बिल्कुल हाल कपाती है। उसके साथ जो कोहरे की धुंध है वो कहर ढा रही है, जिससे जो है
इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के सामने भी संकट पैदा हो गया है। जी पूरे जो है 12 घंटे से अधिक समय हो चुका है, अभी धूप नहीं निकली है और लोग जो है वो अपने अपने घरों में रजाइयों में बंद हैं, जिससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी व्यापार में दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं तो व्यापारिक प्रतिष्ठान भी लगभग सन्नाटे में पड़े हुए हैं। जी ओम शंकर, क्या ठंड की वजह से जिले में किसी तरीके की जनहानि भी हुई है? नहीं, अगर बात जिला प्रशासन की करी जाए तो ठंड के निपटने से व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है और उसके बाद जो है रैन बसेरों का भी निर्माण किया गया है। तो अगर जिला ठंड को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और किसी तरह की कोई भी कैजुअल्टी की जो है सूचना अभी तक नहीं आई है। जी ओम शंकर, ठंड को लेकर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जिले के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी है कि जो है वो घर में रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि जिस हिसाब से जो है पूरे प्रदेश में ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में लगातार जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है, उसको लेकर भी स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर है और बराबर गाइडलाइन जारी कर रहा है। और खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए कि वो जो है वो इस सर्दी में बाहर न निकले। जी ओम शंकर, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं कुहासे की वजह से, तो सड़क को लेकर क्या सड़क संचालन यातायात के लिए जो है क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? ठंड के समय, वर्तमान समय में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है ज्यादातर शून्य तक पहुंच गई है, 1 मीटर के दायरे में भी नजर नहीं आ रहा। बात करा जाए तो सीओ ट्रैफिक में पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और जो है वाहनों में जो है वो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और कोहरे से बचने के लिए जो है वो ई रिक्शा हो, टाली हो, ट्रक हो, ये जो भी बड़े वाहन है उनको रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो कोहरे में धीरे चले। जी क्या कुछ स्पीड का मानक भी तय किया गया है इस समय? हाँ, स्पीड का मानक जो है वो तो NHAI के मानक ही है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चले। लेकिन सबसे बड़ी चीज लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो धीरे चले और सुरक्षित चले। जी ओम शंकर, रैन बसेरों का क्या कुछ हालात है इस समय? रैन बसेरों की स्थिति क्या है जिले में? रैन बसेरों की बात करी जाए तो रैन बसेरों की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। क्योंकि कम से कम 1 दर्जन से अधिक जो है रैन बसेरों का अस्थायी निर्माण किया जा चुका है, जिसमें चारपाई से लेकर रजाई गद्दों तक की व्यवस्था की गई है और रैन बसेरों के सामने ही अलाव की व्यवस्था करी गई है ताकि कोई भी जो है वो ठंड से जो है वो किसी को नुकसान ना हो और उनके खाने पीने तक की भी व्यवस्था जिला प्रशासन ने अब की बार मुहैया कराई है। तो अगर जिला प्रशासन ठंड को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जी ओम शंकर, ठंड की वजह से जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ज्यादातर निमोनिया की शिकायत सामने आती है। ऐसे में शिशुओं को लेकर अस्पताल की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है या फिर टीकाकरण को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, ठंड को लेकर स्वास्थ्य महकमे में अगर बात करी जाए तो भीड़ निश्चित बढ़ी है। क्योंकि जो है वो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। क्योंकि जो है 50 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग है उनको जो है सर में दर्द, सीने में दर्द, ये शिकायतों के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। प्रतिदिन जो है 100 से 150 संख्या में आ रहे हैं। हालांकि जो है अभी कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है अस्पतालों में। जी ओम शंकर, व्यापार जगत में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है ठंड का? हाँ, क्योंकि ठंड की वजह से जो है वो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। तो अब अगर जो बिक्री की बात करी जाए तो जो जैकेट, स्वेटर या वूलन के कपड़े बेचते हैं उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान है, क्योंकि उनके व्यापार में जो है वो जो बढ़ोतरी हो रही है। बाकी अन्य अगर देखा जाए तो वो बाजारों में जो है काफी जो है ग्राहकों की संख्या न होने से सन्नाटा नजर आ रहा है। क्योंकि शाम होते ही कोहरे की चादर में पूरा जो है अपने आगोश में ढक लेता है, इससे जो है ग्राहक नहीं निकल रहे हैं। जी ओम शंकर, कोहरे की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं इससे निपटने के लिए? कोहरे से निपटने के लिए रैन बसेरों का स्थायी निर्माण है। रैन बसेरों के निर्माण के बाद जो है उसके बाहर जो अलाव की व्यवस्था करी गई है। यातायात प्रभारी पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। वाहनों को जो है वो एक लिमिटेड स्पीड में चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाए जा रहे हैं ताकि जो कोहरे की वजह से हादसे होते हैं उनमें कमी हो सके। हालांकि अभी रायगढ़ जनपद में कोहरे और ठंड से न किसी हादसे की सूचना है न किसी तरह की कैजुअल्टी की कोई सूचना आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर, हमें रायबरेली के हालात बताने के लिए कि किस तरीके से ठंड में प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो रायबरेली में अस्पतालों में ठंड की वजह से मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। लोग अलग अलग शिकायतों की वजह से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ठंड की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, जिसकी वजह से लगातार जो है परेशानियों का सामना लोगों को उठाना पड़ रहा है। और हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, हमीरपुर में ठंड की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बिल्कुल का बताना चाहता हूँ, इन दिनों पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में लिपटा हुआ है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ का जो पारा है लगभग 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। फिलहाल जो मरीज है, मरीजों की संख्या में भी भारी तरह देखने को मिल रही है। वहीं जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अलका जी सत्यम, सब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं रैन बसेरों को लेकर, अलाव को लेकर, और बाकी जो ठंड के मौसम में दिक्कतें आती हैं यातायात परिवहन को लेकर? बिल्कुल बता दें अलका, जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने घेरा पॉइंट बनाए हुए रैन बसेरों को, और जो भी वासिंदे आते हैं उनको कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल मौजूदा स्थिति में जो रैन बसेरों में इंतजामात वासिंदों के लिए किए गए हैं। ठहरने के लिए जो व्यवस्था है, रजाई गद्दे इत्यादि जो संबंधित चीजें जो जिला प्रशासन जो है वो वासिंदों को मुहैया करवा रहा है। ठंड की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके आम जनजीवन पर कितना असर पड़ा है? बिल्कुल बता दें, उनके दैनिक कार्यों में कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से असर पड़ रहा है। फिलहाल में जो किसान की फसलें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, और फिलहाल किसानों के चेहरे पे मायूसी भी साफ तौर से देखी जा रही है। और जो गरीब तबके के व्यापारी हैं, गरीब तबके के दुकानदार हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं इस ठंड की वजह से काफी दिक्कतें सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं, और उनकी जो इनकम है, आमदनी है, उसमें भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। अलका जी सत्यम, आम लोगों को सहूलियत भी कुछ दी जा रही है प्रशासन या शासन की तरफ से ठंड के समय में? बिल्कुल, शासन प्रशासन की तरफ से जो है पॉइंट बनाए गए हैं, अलाव के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं, जिससे जो भी लोग राहगीर हैं उनको कोई भी दिक्कत ना पड़े। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जल्दा सत्यम, रेड अलर्ट जारी किया गया है कोहरे की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है यातायात को लेकर? क्या कुछ नियम बनाए गए हैं और क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल बता दें, जो भी है चेकिंग लगातार निरंतर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो राहगीर जो लोग हैं आ रहे जा रहे हैं, बराबर चेकिंग की जा रही है, और उनको आगाह भी किया जा रहा है कि जो उनकी स्पीड है और जो हेलमेट है, और साथ में जो जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित टीमें भी लगाई गई हैं कि जो कोविड है, कोविड को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है ऐसी कोई दिक्कत न पड़े, और अगर दिक्कत पड़ती है तो जिला प्रशासन कोविड को लेकर के लड़ने को तैयार है। जी सत्यम, ठंड की वजह से जो है स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो क्या ठंड की वजह से हमीरपुर में कोई कैजुअलिटी हुई है या फिर किस तरीके के मरीज जो है वो अस्पतालों में बढ़ गए हैं? बिल्कुल बता दें, अगर ठंड की बात करें तो रात में जो है किसान की ठंड लगने से यानी पानी लगाने गया हुआ था, जिसके बाद में वहीं पे हुई उसकी मृत्यु होगी है। फिलहाल ठंड की वजह से एक कैजुअलिटी बताई जा रही है, और आगे की हम अपडेट करते रहेंगे। जी, प्रशासन की तरफ से क्या ठंड की वजह से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार को कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल बता दें, जब हमने इस संबंध में तहसीलदार, वहाँ के स्थानीय तहसीलदार से बात की तो उनका कहना है कि जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ये स्पष्ट होगा। बाकी जो भी है उसके लिए इंतजाम किए गए हैं, और साथ में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं, मुआवजे के लिए भी निर्देश दिए गए। फिलहाल में पोस्टमार्टम आने के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा यहाँ किसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। फिलहाल में मौजूदा स्थिति में जो है ठंड की वजह से मृत्यु बताई जा रही है। जेल का बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, हमें हमीरपुर के बारे में जानकारी देने के लिए ठंड को लेकर। और अब अयोध्या से अनिल मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, अयोध्या में क्या हालात नजर आ रहे हैं ठंड से?
अयोध्या में ठंडक का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली ठंडक अयोध्या में दिख रही है। जिस पर भी आप नजर डालेंगे आपको बिल्कुल सूना सूना नजर आएगा, क्योंकि सारे लोग घरों में, रजाइयों में और आग के पास कैद से होके रह गए हैं। जी अनिल, अयोध्या राम नगरी है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है आए दिन, तो ठंड की वजह से क्या श्रद्धालुओं की कमी देखी गई है अयोध्या में? क्या लोगों का अयोध्या आना कम नजर आ रहा है? हाँ, जब से ठंडक का प्रकोप बढ़ रहा है उस हिसाब से देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। हालांकि धार्मिक नगरी जो लोग पहले से निकल चुके उनको तो आना ही आना था, लेकिन काफी संख्या अयोध्या में बहुत कम नजर आ रही है। जी अनिल, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं ठंड की समस्याओं से निपटने के लिए? प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उसने तमाम जगह पर रैन बसेरा बना रखा है, अलाव की व्यवस्था कर रखी है, अपनी तरफ से उसने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन जिस हिसाब से अयोध्या में ठंडक का प्रकोप इस बार है, ऐसा लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ऐसी ठंडक नहीं देखने को मिलती है असल में। जी अनिल, रैन बसेरे की आप बात कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्या हालात है जिले के रैन बसेरों के? रैन बसेरे जितने बनाए गए थे उसमें लोगों की संख्या बढ़ती देख के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने रैन बसेरे में संख्या और ज्यादा बढ़ाई है। वहाँ व्यवस्थाओं को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त किया है, जिससे जो भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं उनको एक सुखद अनुभूति हो, उनको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्वयं जिला अधिकारी नीतीश कुमार जी। जी अनिल, क्या अयोध्या में ठंड की वजह से कोई जनहानि हुई है? नहीं, अयोध्या में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही, कहीं कोई कोई न होने पाए। अभी तक ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। जी अनिल, क्या कुछ सड़क परिवहन नियम को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से दिखाई कम दे रहा है और ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो यातायात को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सड़क पर कोई दुर्घटना न होने पाए इसके लिए रेडियम पट्टी की विशेष व्यवस्था कराई गई है। जहाँ जो भी मोड़ है, जो भी तिराहे हैं, जो भी चौराहे हैं, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई कि सारी चीजें मॉनिटरिंग करते रहे। और रेडियम को विशेष ध्यान दिया गया है कि जिससे जो कोहरे की वजह से जो दुर्घटनाएं होती है उसमें लाइट में जब रेडियम चमकता है तो उससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। जी तो इस तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरह से यहाँ पर ठीक ठाक कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, हमें अयोध्या के हालात बताने के लिए। और अब औरैया से हमारे संवाददाता शिवम पाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, औरैया में ठंड का कहर कितना नजर आ रहा है? तो बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से जो हाईवे पे कोहरा और विजुअलिटी के कारण लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कई जिलों में। वहीं अगर औरैया जिले की बात की जाए तो सुबह से ही कोहरे की धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से एक हादसा भी हुआ है। और लगातार प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि शहरों में लोगों को बचाव के लिए अलाव जला रहा है, रैन बसेरा भी बनाए हुए हैं। तो साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि लोगों के घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी जरूर लगा दी है इस ठंड ने, लेकिन लोग जो है वही बाहर निकल रहे हैं जिनको घर पे अति आवश्यक काम हो या फिर नौकरी पे जा रहे हो। जी शिवम, आपने कहा कि अभी दुर्घटना एक हुई है औरैया में, तो यातायात को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि जाहिर सी बात है कोहरे की वजह से दिखाई कम देता है और ऐसे में संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर औरैया जिले की बात की जाए तो इसी माह में जो है सड़क सुरक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर एक माह चलाया गया है, जिसमें यातायात वाहनों ने को लेकर भी और जो वाहन चल रहे हैं उनको एक निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर चलने से पहले अपनी गाड़ियों की लाइट जो है फॉग लाइट जलाकर निकले। अगर कोहरा है रिफ्लेक्टर की भी लगाएं, जिससे दूर की गाड़ियां अगर आ रही हो तो जो है उनको नजर पड़े कि आगे गाड़ी जा रही है। और हाईवे पर जो है गाड़ियां रास्ते में ना खड़ी हो, जिसका लगातार जो है प्रशासन और शासन जो है इस पर जोर दिए हुए। और औरैया जिला जो है हालांकि इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, लेकिन हाईवे पर जो अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं उनको लेके यातायात और आरटीओ विभाग बराबर नजरें लगाए हुए हैं। हाईवे पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको चालान करता है और हटाने की कोशिश करता है। जी क्या ठंड में किसानों की क्या हालात हैं? क्योंकि मौसम का मार जो है सबसे पहले वो किसान झेलता है।
बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मौसम ने मार दी है और इस समय जो है अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो किसान जिस तरीके से रात रात पर जाग रहा है और इस ठंड में जो है सिंचाई लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी किसान अपनी फसलों की रखवाली कर रहा है जानवरों से बचाव को लेके, यह भी एक बात है। और ठंड को लेकर जो है अपने बचाव के लिए अलाव जला रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने अभी गांव देहातों में देखा जा सकता है किस तरीके से गांव देहातों में अभी भी कोई अलाव नहीं है। खुद ही अपने बचाव के लिए जो है घर से या लकड़ी काट के अपने आप को जो है बचाव कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई गांव देहातों में जो है कोई भी इंतजाम नहीं है जो लोग ठंड से बच सकें। शिवम, रैन बसेरों के क्या हालात है, किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं रैन बसेरों में? जनपद में अगर बात की जाए, जनपद में करीब जो है 10 से 15 रैन बसेरे बनाए गए। और ये शहर की बात की जाए तो कई एक जो है अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है बस स्टैंड के पास, जहां पर लोग जो है रिक्शा चालक हो या फिर छोटे मोटे जो बाहर से सफर करने लोग आते हैं उनको रुकने के इंतजाम दिए गए हैं। रजाई से लेकर उनको लेटने तक की पूरी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। उनसे आधार कार्ड लेकर, उनका पहचान पत्र लेकर उनको रैन बसेरे में जो है जगह दी जा रही है। तो इंतजाम प्रशासन की तरफ से पूरे किए गए हैं। लेकिन ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड बराबर जो है लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जी शिवम, ठंड के मौसम में ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से कानपुर में लगातार मौतें हुई हैं, 2 दिन के अंदर 70 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर वहां की औरैया जिले की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्गों को और बच्चों को जो है बाहर कम ही निकलना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको खास तौर से सबसे ज्यादा जो है देखरेख करनी चाहिए अपनी, वो कम ही निकलें। और बहन के कपड़े जो अगर अति आवश्यक हो तभी बाहर निकले और कपड़ों को पहने और दवाई जो है टाइम से ले, जिससे वो है अपने शरीर को और हार्ट की जो चीजें हैं उससे बच सके। शिवम, इस समय अस्पतालों में किस तरीके के मरीज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? ये औरैया जिले की अगर बात की जाए तो ये छोटा जिला है। औरैया जिले में बुखार और जो है सर्दी से तो ज्यादा पेशेंट जरूर मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग जो जल्द बीमार होते हैं वो कानपुर और सैफई की ओर भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने इंतजाम नहीं है जिस तरीके से जो है इलाज कराया जा सके। तो साफ तौर से अस्पतालों में भीड़ जरूर है, लेकिन इंतजाम न होने के कारण वह कानपुर या ग्वालियर या आगरा या इटावा की ओर भाग रहे हैं। जी शिवम, व्यापार पर क्या असर देखने को मिल रहा है? औरैया में जो व्यापारी वर्ग हैं वो ठंड की वजह से कितने परेशान हैं? ये व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारी जिस तरीके से जो है व्यापारी दुकानों पर आ रहा है, लेकिन ठंड की वजह से जो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो यह एक व्यापार पे भी सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग अभी जाना नहीं चाह रहे हैं दुकानों पर सामान नहीं लेके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 14 तारीख के बाद जो है ठंड कम होनी है और ये शादी के भी चालू हो जाएंगे, तो ये जरूर कह सकते हैं कि दुकानों का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात ये हैं कि दुकानदारों में रोज जरूर दिख रहा है, क्योंकि लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, हमें औरैया के हालात के बारे में बताने के लिए। तो पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घरों में बैठने को मजबूर हैं। वहीं ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जो है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। और अभी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है उत्तर भारत के राज्यों को। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।